नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे जानते हुए आपको बहुत सारी बातें बहुत आश्चर्य में डाल देंगी। और आश्चर्य में क्यों डालेंगी, आज के सेशन में हम बात करेंगे, क्योंकि हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है इन अमीरों के बारे में जिनकी तस्वीर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में देख रहे हैं। इन अमीरों के बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जिसके अंदर बताया गया है कि यदि हमारे देश के अमीर चाह लें तो क्या क्या कर सकते हैं। एक रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया है कि हमारे देश की कितनी प्रतिशत आबादी के पास देश के कितने प्रतिशत लोगों का धन है। एक रिपोर्ट जिसमें यह बताया गया है कि हमारे देश की आधी आबादी कितनी सी रकम रखती है, जिसमें यह बताया गया है कि इन अमीरों के ऊपर अगर इतना सा भी टैक्स लगा दिया जाए तो उसका परिणाम क्या निकलेगा। अब ये इतना, कितना, क्या, कैसे, सारी बातें आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। रिपोर्ट जारी की है हाल ही में, किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा। और उसने कहा है कि भारत के 1% जो ऑनर्स हैं, रिचेस्ट लोग जो हैं, वो हमारी 40% टोटल वेल्थ का अपने पास रखते हैं। यानी देश की 1% आबादी 40% देश की आबादी का धन अपने पास रखती है। यह ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। देश के अंदर गरीबी, पैसा, टैक्सेशन, ये सब बातें आपने खूब सुनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1% लोगों की टोटल वेल्थ 40% से ज्यादा लोगों का अपना हिस्सा रखती है। और यह रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी नाम से एक रिपोर्ट के अंदर प्रकाशित की गई है। इसमें कहा गया है कि देश की आधी यानी 50% आबादी के पास देश की टोटल वेल्थ का सिर्फ 3% है। दोबारा सुनिए, 1% के पास 40% धन है और दूसरा देश की 50% आबादी के पास मात्र 3%। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे यहां पर कितनी ज्यादा असमानताएं हैं। लोगों के पास जो वेल्थ है उसके अंदर कितनी विविधताएं हैं। ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या है यह मैं आपको बता दूं साथियों। ऑक्सफैम इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ 21 इंडिपेंडेंट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसके अंदर 90 से अधिक देशों की एजेंसी काम करती हैं, उनके बारे में ये जानकारी जुटाती हैं। ये इनजस्टिस और पॉवर्टी के जो कारण हैं उनके ऊपर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसके अंदर बहुत सारे लोग अपनी रिपोर्ट्स के अंदर अपनी जानकारी ऐड करते हैं। ये अपने डेटा को इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर के डेटास को कलेक्ट करती है, जिसमें से बहुत सारी रिसर्च एजेंसीज हैं, देश की सरकारी संस्थाएं हैं, संसद का डेटा है, वो सब चीजें इसमें शामिल की जाती हैं। भारत में अमीर और गरीब की बढ़ती खाई पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कहती है, अगर आप ये जान लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि यार वाकई में देश में इतनी असमानताएं हैं तो फिर सरकारें कर क्या रही हैं। साथियों, देश की 1% भारतीयों के पास 40% से ज़्यादा धन है। आबादी का महज 3% हिस्सा ही 50% आबादी के पास है। 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 660 अरब डॉलर है। 21 भारतीयों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा की दौलत है। यानी कि देश के कुल 21 लोगों के पास, सोचकर देखिए साथियों, 70 करोड़ लोगों से ज्यादा हमारे देश की जो आबादी है वो 140 करोड़ के आसपास हम होने जा रहे हैं। उनमें से जो आधी आबादी है उसका पैसा मात्र 21 लोगों के पास है, 21 ओनली। भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संयुक्त संपत्ति 660 अरब डॉलर है। ये इतनी होती है, कितनी होती है मैं आपको बता दूं। 21 लोगों का नंबर हटा दो, अब मैं आपसे कह रहा हूं 100 लोगों के पास कितनी आबादी पैसा है, अगर ये जोड़ लिया जाए ना तो ये इतनी आबादी है कि पूरे केंद्रीय बजट को 18 महीने से अधिक समय तक के लिए फंड दे सकती है। क्या आप बात समझ रहे हैं? हमारे देश का जो कुल बजट है ना, कितना है? 34,83,226 करोड़ था 21-22 के अंदर, एक साल का। 1.5 साल का बजट ये लोग अपनी वेल्थ से दे सकते हैं। मात्र 100 लोग अगर चालें तो देश को, अगर आपको याद हो 1991-92 के अंदर देश के अंदर स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाके हमारा देश चला था। आज अगर ऐसी नौबत आए तो इसको ऐसे समझिए कि 100 सबसे अमीर लोग अगर चाहें देश के, तो 18 महीने तक तो वो देश को 1% पैसे के लिए परेशान ना होने दें। बस परेशानी ये है कि वो चाहते नहीं है। समझ रहे हैं आप? तभी तो असमानता है। अगर वो चाह लें तो असमानता खत्म हो जाए। इंटरेस्टिंगली एक फिगर यहां पर ऑक्सफैम ने उजागर किया है, वो ये है कि देश के अंदर जब कोरोना था, लोगों के धंधे बंद हो रहे थे, बिजनेस बंद हो रहे थे, देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही थी। 2020 में 102 अरबपति थे, 2022 में 166 अरबपति हो गए। हालांकि इसकी सफाई भी आई
ऐसा क्यों हुआ है? तो आंसर निकल के आया कि सरकार ने अमीरों पर लगने वाला टैक्स घटाया था, जिसे आप कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट घरानों पर लगने वाला टैक्स 30% से घटा के 22% किया था। इस वजह से ऐसा हुआ होगा। और आपको मालूम है सरकार ने जब टैक्स घटाया था तो उससे सरकार को कितना नुकसान हुआ था? 1.84 लाख करोड़ रुपए का। अमीरों पर से कितना परसेंट टैक्स घटाया गया था? 8% टैक्स घटाया गया था। कितना नुकसान हुआ था? 1.84 लाख करोड़ रुपए। आपको पता है इस टैक्स का भुगतान सरकार ने कैसे किया? कहते हैं कि सरकार ने जीएसटी का लगभग 64% हिस्सा, जो जीएसटी से हम टैक्स देते हैं ना, वो हमारी 50% आबादी से लिया है। सरकार की 33% जीएसटी बीच के 40% लोगों से लेती है। टॉप के 10% लोग तो मात्र 3% जीएसटी देते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज कितना यूज कर लेंगे? कितने से लोग हैं? गिनती के लोग हैं, 1% आबादी है, कितना टैक्स दे लेगी? यानी कि टैक्सेशन जो गुड्स और सर्विसेज पर देते हैं वो तो बहुत कम देते हैं, क्योंकि संख्या ही नहीं है उनकी, पैसा उनके पास सारा है। जीएसटी में आप और हम टैक्स देते जा रहे हैं। अरबपतियों से अगर एक बार 2% टैक्स पूरा वसूल लिया जाए ना, यानी उनकी जो संपत्ति है उस पर केवल उनकी संपत्ति का 2% टैक्स ले लिया जाए, तो कहते हैं कि भारत की जितनी भी कुपोषित आबादी है ना, उसकी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अगर देश के 10 सबसे अमीरों पर 5% टैक्स लगा दिया जाए, देश के सारे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं वो वापस स्कूल आ जाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार अमीरों की तुलना में गरीबों और मध्यम वर्ग पर अधिक टैक्स लगाती है। साल 2021-22 में जीएसटी का कुल 14.83 लाख करोड़ रुपया, यानी 64% हिस्सा 50% आबादी के द्वारा जमा कराया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 33% जीएसटी के माध्यम से टॉप 40%, टॉप 10% ने तो सिर्फ 3% जीएसटी दिया था। अगर 5% टैक्स लगा दिया जाए ना, तो जो स्कूल से बच्चे छूट गए हैं वो वापस स्कूल आ जाएं। आप अंदाजा लगाइए कितना पैसा है हमारे अमीरों के पास। आप पूछेंगे गजब जानकारी है, कहां से लाती है ये ऑक्सफैम? ये लाती है फोर्ब्स के माध्यम से, क्रेडिट स्विस के माध्यम से, नेशनल सैंपल सर्वे के माध्यम से, यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस पे दिए गए जवाबों के माध्यम से ये ऑक्सफैम रिपोर्ट डेटा इकट्ठा करती है। ऑक्सफैम के सीईओ हैं अमिताभ बेहर। भारत के लिए उन्होंने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा देश के जो गरीब हैं वो टैक्स देते हैं। अमीरों की तुलना में वे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक खर्च करते हैं। समय आ गया है कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए। साथियों, ये तो मैंने आपको अमीरों की अमीर गाथा बताई। अब मैं आपको एक और तथ्य उजागर करता हूं। तथ्य है कर्ज से करोड़पति बने अडानी का। इसमें हम अडानी का नाम तो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अचानक दिखे हैं, पीछे कोई भी नहीं है। अडानी के साथ अंबानी भी हैं, टाटा भी हैं, तो फिर भैया सबके ही नाम लिए जाएंगे। आज मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं। साथियों, कर्ज से कैसे करोड़पति बने अडानी, कितना कर्ज है अडानी के ऊपर, क्या कारण है कि अडानी जाकर टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए दिखाई दिए, जहां जाकर वो सफाई दे रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं कि अडानी ने अगर कहीं गलती कर दी तो देश डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा कर्ज जो है वो इतना भी नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। तो कितना है? आइए मैं अब आपको इनका कर्ज से करोड़पति बनने का सफर दिखाता हूं। साथियों, वैसे बाय द वे आपको क्या लगता है अडानी के ऊपर कितना कर्ज होगा? एक बार के लिए, मतलब हालांकि मैंने फिगर शो कर दिया है, फिर भी एक बार सोच के देखें। आप और हम जो कमाते हैं, सोचते हैं, उसको अगर कर्ज की भाषा में सोच लिया जाए तो एक बार के लिए आपको यकीन नहीं होगा, विश्वास ऊपर से निकल जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? साथियों, फिगर तो असल में है 2 लाख करोड़ रुपए का अडानी के ऊपर। अडानी के ऊपर जो कुल कर्ज है ना, वो 2 लाख करोड़ रुपए का है। हालांकि कई जगह फिगर है 1.79 लाख करोड़ का, एक जगह फिगर है 1.87 करोड़ का। आप तो 2 लाख करोड़ मानकर चल लीजिए। कितना होता है ये? मैं केवल इतना जानता हूं कि ये इतना होता है कि यदि इस पर बैंक का ब्याज वसूला जाए ना 8% औसत के हिसाब से, जबकि 8% पे तो हाउस लोन मिलता है, बैंक की ब्याज तो ऐसे लोन पे 10-15%, 10-12% होती है। भाई साहब, ब्याज 20,000 करोड़ रुपए सालाना मिलने लग जाए। 20,000 करोड़ सालाना कितना होता है? अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो ये समझ लो कि अडानी ने जो इतनी ब्रांचेस खोल रखी है ना, खुद की कंपनियां कई खोल रखी हैं, उन कंपनियों का सालाना मार्जिन नहीं है जितना उतना उसके ऊपर टैक्स वो है, ब्याज है बैंक का। बस फर्क इतना है कि ये लोन लेने में कामयाब हो जाते हैं और आप और हम देखते रह जाते हैं। अडानी के
अडानी पर अगर टैक्स लगाया जाए, ऑक्सफैम कहता है कि इन पर टैक्स लगा दिया जाए ना तो 1.79 लाख करोड़ रुपए प्राप्त हों। और वो कितने होते हैं? ये इतने होते हैं कि 50 लाख प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 1 साल तक की सैलरी दी जा सकती है। अडानी ने जितना पैसा इन दिनों कमाया है, जो इसकी वेल्थ बनी है, उस वेल्थ के लिए हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि ये एक और तरीका अपना रहे हैं, अपना एफपीओ लेकर आ रहे हैं, फॉलो ऑन पब्लिक, जो इनका वो है आईपीओ की तरह ही एफपीओ लेकर के आ रहे हैं, पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग के अंदर जो तीसरे सबसे अमीर वर्ल्ड के अंदर सबसे अमीर आदमी है, उनका जो डेट है ना, रुपीज़ में 7 सितंबर 2022 को लिखा गया था 2.6 ट्रिलियन रुपीज़। इसको अगर मैं करोड़ में बदल दूं तो मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपया इनके ऊपर कर्ज था सितंबर 2022 में। जब ये न्यूज़ निकली थी ना, 2.5 लाख करोड़ रुपए, लोगों की आंखें खुली रह गई थी, हैं ये क्या होता है भाई। हालांकि उसके बाद फिर इन्होंने कर्ज चुकाने शुरू किए, अपने द्वारा प्रॉपर एक रिपोर्टिंग बाहर निकाली और फिर आकर के इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास 2.6 लाख करोड़ रुपया कर्ज नहीं है, हमारे पास कर्ज 1.88 लाख करोड़ रुपया है। और वो घट गया है, अब वो 1.61 लाख करोड़ हो गया है। हमारी कंपनी लगातार कर्ज चुका रही है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको यहां जरूर बताऊंगा, जब आप अडानी के कर्ज की बात करते हैं, अडानी कर्ज के करोड़पति हैं, लेकिन पीछे टाटा भी नहीं है। साथियों, टाटा ग्रुप के ऊपर कर्ज है 2.89 लाख करोड़ रुपए। तो फिर अडानी इतनी सुर्खियों में क्यों रहते हैं? कर्ज तो टाटा पे भी बहुत है, इवन टाटा पे तो अडानी से ज्यादा है। टाटा के नाम तो चर्चा नहीं होती। फर्क है, अडानी फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर है, अर्थात इसी जन्म में पैदा हुए हैं, अपने ही द्वारा इतने बड़े आदमी बने हैं। टाटा पैदाइशी अमीर हैं, अर्थात इनके दादा बाबा वो सब अमीर करोड़पति लोग थे, यानी बिजनेस पुश्तैनी चला आ रहा है। असल मायने में अडानी की जो ग्रोथ है वो जिस तरह से हुई है वो यहां पर फिगर में दिखती है। 2014 तक जो आदमी 39,525 करोड़ की कंपनी रखता था, वो अब 10.6 लाख करोड़ की कंपनी रखता है। ये 14 से लेकर के 23 के बीच का जो सफर है ना, ये कितने गुना है ये समझ से परे है। चर्चाएं इसलिए होती हैं कि ऐसा इसको कुबेर का क्या भंडारा मिला कि ये तो एकदम ऊपर चलता चला गया। ये सवाल खड़े करती है। टाटा पर भी कर्ज है, सही बात है, टाटा पर कर्ज अडानी से भी ज़्यादा है, अडानी की तरह, लेकिन टाटा देश के लिए जो काम है वो बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, अडानी से कहीं ज़्यादा। इंडियन एयरलाइंस को तब खरीदा, एयर इंडिया को तब खरीदा जब सरकार चला नहीं पा रही थी। खैर, कभी उस दिशा में कभी और जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अंबानी की। तो साहब, अंबानी के ऊपर भी अडानी से ज़्यादा कर्ज है, 2.66 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आप उसको जोड़ लें तो आपको समझ में आ जाए। कुमार मंगलम बिड़ला के ऊपर 14 बिलियन US डॉलर का कर्ज है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यह है अडानी की कंपनियों के ऊपर जो कर्ज है ना, उसकी कटिंग 1.97 लाख करोड़ रुपए, ये फिगर है। अडानी की जो कंपनियां हैं ना, अडानी पोर्ट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइजेस, इन पर कर्ज की वैल्यू सामने लिखी हुई है। जिस अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा एफपीओ लाए जाने की खबर है 27 तारीख को, उसके ऊपर 37,107 करोड़ का कर्ज है। 20,000 करोड़ तो वो आपसे एफपीओ ला के ले रहा है, जो लोग खरीदेंगे भी और देंगे भी। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ जाए। आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, अडानी फिर कमाता कितना है? कर्ज जब इतना है, अडानी की कमाई भी बता देते हैं, चलिए देखते हैं। साथियों, अडानी की जो कमाई है ना, अगर मैं आपके सामने अडानी एंटरप्राइजेस की बात करूं तो एक क्वार्टर में इसकी जो कमाई है वो 460 करोड़ रुपए है। एक क्वार्टर की कमाई यानी कि 3 महीने की कमाई अडानी एंटरप्राइजेस की 460 करोड़। इसकी कंपनियों की अगर हम बात करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये 2 लाख करोड़ का अपन ने घाटा बताया है ना, ये 2 लाख करोड़ का इसकी सब कंपनियों का मिलकर के है। तो इन कंपनियों के मुनाफे भी देख लेते हैं। ये सालाना घाटा है, सालाना कर्जा है, तो इनके ऊपर हर 3 महीने के जो लाभ हैं, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, एक औसत निकल के आ जाएगा। 4 चौका 16, 6 चौका 24, 2 1800 करोड़ के आसपास सालाना एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस का मुनाफा लमसम है ना। ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वार्टर में सेम मुनाफा हो, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, एक आइडिया ले रहे हैं अपन, टेंटेटिव।
460 करोड़। ऐसे ही इधर की तरफ आप चलते हैं, अडानी ट्रांसमिशन का 206 करोड़, इसी तरह अडानी पावर का 695 करोड़, अडानी पोर्ट का 1677 करोड़, अडानी टोटल गैस का 160 करोड़, अडानी विलमार का 48 करोड़, अडानी ग्रीन एनर्जी का 149 करोड़। इस प्रकार से अगर हम इनके सारे मुनाफे जोड़ दें, हमने जोड़े थे, तो एक साल के अंदर इनका जो कुल मुनाफा कमा करके एक क्वार्टर के अंदर जो मुनाफा कमा के आते हैं ये, और यार मैंने जोड़ा था, मैं तो फिगर ही भूल गया, एक बार जोड़ लेते हैं, फिर से जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1600 के आसपास जोड़ा था, कितना जोड़ा था, फिर से जोड़ते हैं 460 करोड़, 460 करोड़ के साथ साथ अडानी एंटरप्राइजेस, इसके बाद में इधर की तरफ 206, 460, 600, 600, 600 और 600, 1200, 1300, 1300, 1300, 1300 करोड़ और 1600 इधर से जोड़ दो, 2900, लगभग 3000 करोड़, 3000 करोड़ और 160, 3200 करोड़, लगभग 3200 करोड़, 3200 करोड़ पूरा, 3200 करोड़ के बाद में फिर यहाँ पर 149 करोड़, तो ये हो गया आपका 3349 करोड़। 3349 करोड़ एक क्वार्टर का है ना, तो ऑलमोस्ट इसको 3500 करोड़ के पास मान के कैलकुलेशन सेटल करते हैं। 3500 करोड़ एक क्वार्टर का है, तो चार बार एक साल के अंदर 4 क्वार्टर, तो 3500, 70, 7, 14 यानी 14,000 करोड़ रुपए सालाना इसकी कमाई है। ये इसकी कमाई निकल के आती है, जबकि ब्याज कितना निकल रहा है एक साल के अंदर, 16,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो फिगर है ना, ये ऐसा दिखाता है कि भाई 2 लाख करोड़ का तू अगर रख लेके लोन बैठा हुआ है, उसके ऊपर ब्याज ही चुकाएगा, इतना ही तेरा मुनाफा निकल रहा है, कमा क्या रहा है फिर है। इससे अच्छा तो लोन ले ले, उससे ब्याज बन जाएगा, वही तेरा मुनाफा दिखा देना। इसलिए लोग इसके पीछे चिंता करते हैं। हालांकि खैर ये आजकल अपनी इमेज मेकिंग पे बाहर निकले हुए हैं, सब जगह इंटरव्यू देते हुए घूम रहे हैं। 9 साल में इनका मुनाफा कर्ज से 2 गुना तेजी से बढ़ा है, ये बताते हैं कि मुनाफा बढ़ा है हमारा। लेकिन जनाब आपका मुनाफा कितना बढ़ा है, अगर हम सिंपल कैलकुलेशन देख लें, तो जिस व्यक्ति के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो, जिसके ऊपर सालाना कर्ज के ऊपर अगर ब्याज लगा दिया जाए, बैंक इंटरेस्ट रेट सिंपल वाली लगा दी जाए 8%, चलो तुम्हारे लिंक अच्छे हैं, तो भी यार मतलब 16,000 करोड़ का भाई बैठता है जुगाड़। 16,000 करोड़ तुम्हारी कुल कंपनियों का मुनाफा है। बाकी और बैलेंस शीट देख लेना, आपकी जो आइडिया हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं तो केवल यही समझ पा रहा हूँ, बाकी आप लोग जो समझें वो बता देना। ये कहते हैं हमारा डेट टू एबिटा जो रेशो है वो बढ़िया है। बढ़िया कितना है? ये कहते हैं औरों का तो बहुत ज़्यादा है, हमारा 7.6% से कम हो गया है, 7.6 से घट के 3.2% रह गया है, जो कि एक अच्छे ग्रुप की अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है, हो सकता है कभी डेट टू एबिटा रेशो भी समझाएंगे आपको। टाटा के साथ भी सेम यही हाल है। हमारे देश की जो कंपनियां हैं जो मार्जिन कमा रही हैं, वो मार्जिन जो है वो उनके कर्ज के मुकाबले डेट टू एबिटा रेशो से नापे जाते हैं, और ये माना जाता है कि उनका जो घाटा है वो उनकी कमाई के मुकाबले कितना % है, उसके आधार पर चीज़ें नापी जाती हैं। सेम यही हाल अंबानी की कंपनी का है। अंबानी की कंपनी और टाटा की कंपनी का किसी दिन अलग दिन विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर बताएं, क्या लगता है आपको। धन्यवाद।